नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे आप, यूपी पैट और आगामी एग्ज़ाम यूपी पुलिस के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल की वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस ये बार बार आने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भैया लाइक ज़रूर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस आपकी हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराने वाला है, कोई भी चार्ज नहीं। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, धरातल का कितना प्रतिशत बेसॉल्ट, ये लिखा है भैया, बेसॉल्ट से आच्छादित है। बेसॉल्ट किसे कहते हैं भैया, ये भी समझिए आप। ये एक गहरे रंग की आग्नेय चट्टानें होती हैं। कौन सी आग्नेय चट्टानें होती हैं? ये गहरे रंग की आग्नेय चट्टानें होती हैं, इन्हीं को बेसॉल्ट कहा जाता है। फिलहाल धरातल पर कितना प्रतिशत है इनका, क्या 20, 30, 40 या 50? तो कितना है भैया, 20% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से क्या तात्पर्य है? क्या मिट्टी के नरम एवं छोटे छोटे कण होते हैं ये, या फिर भैया मिट्टी के कठोर एवं छोटे छोटे कण होते हैं, या फिर मिट्टी के कठोर एवं बड़े बड़े कण होते हैं? समस्त पदार्थ जिसमें भूपटल बना है भैया उसे शैल कहते हैं। अरे कमेंट तो कीजिए मेरे भाई और बहनों। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया। समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है उसी को हम शैल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शैल शेष तीनों से भिन्न है? क्या संगमरमर, बेसाल्ट, स्लेट या फिर स्फटिक? तो कौन सा अलग है भैया? बिल्कुल, बहुत अच्छे। यानी बेसाल्ट मैं आपको बताता हूँ भैया, स्लेट बताता हूँ। देखिए स्लेट मैंने आपको, बेसाल्ट तो पीछे क्वेश्चन में डिफाइन किया, लेकिन स्लेट क्या होता है ये भी पूछा गया है। महीन कणों वाला रूपांतरित शैल भैया स्लेट कहलाता है। महीन कणों वाला रूपांतरित शैल जो है वो आपका स्लेट कहलाता है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शैल शेष तीनों से भिन्न है? संगमरमर, बेसाल्ट, स्लेट या स्फटिक? तो क्या होगा? बिल्कुल, बेसाल्ट जो है इन सबसे अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सबसे अधिक विस्तार है? जो दक्षिण का पठार है भैया, ये देखिए, ये 1 मिनट भैया। बिल्कुल, ये इंडिया का मैप है भैया, इसे ध्यान से देखिए। ये आपका बन नहीं पाया, सॉरी साथियों इसके लिए। तो ये है दक्षिण पठार, ये दक्षिण पठार है और ये आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सबसे अधिक विस्तार है? क्या ग्रेनाइट, लेटेराइट, लावा या वालू पत्थर? तो कौन सी सबसे ज़्यादा? कमेंट कीजिए। बिल्कुल, 4 नंबर का राइट आंसर लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लावा भैया और ग्रेनाइट जो है आपकी दक्कन के पठार में पाई जाती हैं, दक्कन के पठार में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लाल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन सी है? क्या सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा या सिलिकॉन? तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करना। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु पूछी गई है आपसे, क्या होगा? बिल्कुल, सिलिकॉन जो है भैया वो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? क्या मेंटल, क्रोड या पटल? ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है भैया ये। तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें मेंटल, क्रोड, पटल ये कौन सी परतें होती हैं। हम आपको बताएं, जो मेंटल होती है वो सबसे नीचे परत होती है। मेंटल सबसे निचली परत होती है, ठीक है। और पटल जो होती है वो सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो वाली आपकी कोर होती है, ठीक है। तो भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? क्या मेंटल, क्रोड या पटल है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, वेरी गुड, यानी कि क्रोड है। बिल्कुल भैया, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम है वीडियो में, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश करेगा भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुटेनबर्ग वेइचर्ट अशांत तत्व किसे पृथक करता है? क्रोड तथा मेटल को, पटल तथा मेटल को, आंतरिक क्रोड तथा बाहरी क्रोड को, बाहरी क्रोड तथा आंतरिक मेटल को? तो 7 नंबर का राइट आंसर क्रोड तथा मेटल को भैया गुटेनबर्ग वेइचर्ट अशांत तत्व पृथक करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहरोविक अशांत तत्व किसे पृथक करता है? अब हमसे मोहरोविक पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था गुटेनबर्ग भैया। गुटेनबर्ग क्रोड तथा मेटल को अलग करता है, और हमसे मोहरोविक जो है क्रोड तथा मेटल को, पटल तथा मेटल को, आंतरिक क्रोड तथा बाहरी क्रोड को, या साइमा तथा निफे को? तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, पटल तथा मेटल को भैया मोहरोविक अशांत तत्व अलग करता है। क्रोड तथा मेटल को कौन? अभी पीछे क्वेश्चन में बताया, गुटेनबर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग यानी कोर से गुजर सकती हैं? पी तरंग यानी प्राइमरी तरंग, ठीक है, एस तरंग यानी सेकेंडरी तरंग, और पी तथा एस दोनों, एस तथा एल, एल का मतलब होता है भैया लार्ज तरंग, ठीक है। हम आपको बता दें, पी तरंग कौन सी तरंग होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। ये कैसी? अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। और एस पूछी जाए आपसे तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, ठीक है साथियों। और पी जो हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एस जो तरंगे होती हैं आपकी भैया ठोस से उत्पन्न होकर द्रव में समाप्त हो जाती हैं। और हम एल की बात करते हैं भैया, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंगे होती हैं, ये आपकी ठोस में ही चलती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से कौन सी गुजरती है? 9 नंबर का राइट आंसर वो है पी तरंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सियोल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने दिया था? क्या वैंडर ग्रेट ने, डेली ने, होम्स ने, या स्वेस ने? बिल्कुल, पृथ्वी की आंतरिक 3 परतें बताई थी भैया, ये किसने बताई थी? अभी हमने पीछे बताया था, किसे क्या कहते हैं सब कुछ। बिल्कुल, 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? स्वेस ने बताया था। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया था भैया, किसने? स्वेस ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तृतीय कल्पी युग का सही अनुक्रम सबसे अधिक, यानी तृतीय कल्पी का मतलब होता है सर्वाधिक पुरातन से नवीनतम तक चल रहा है भैया। बिल्कुल, तो 11 नंबर का राइट आंसर, सॉरी इसका ऑप्शन कट हो गया है, ये मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी का आयतन लगभग कितना है? क्या 2000 अरब घन किलोमीटर, 1083 अरब घन किलोमीटर, 1500 अरब घन किलोमीटर, या 1750 अरब घन किलोमीटर? तो 12 नंबर क्या होगा? 1083 अरब घन किलोमीटर पृथ्वी का आयतन है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही भैया तो कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम है, और पसंद आ रही है तो इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी ने भी लाइक नहीं किए भैया, एक तो लाइक बनता है ना। जो भी मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं भैया, उनके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है, और प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार दीजिए। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई क्या है भैया? ये आपकी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। कौन सी विषुवत रेखा है भैया? कौन सी विषुवत रेखा है? इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसके व्यास, व्यास का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है। 79-51 किलोमीटर, 79-27, 79-10 या 8000 मील, तो कितनी होगी? 30 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल 8000 मील है भैया इसकी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी की सही आकृति क्या है? इलिप्सॉयड, जियोइड या स्फेरॉइड या कोई नहीं? तो हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना। जियोइड तरह की पृथ्वी है भैया, इस तरह से, ठीक है, यानी ध्रुवों पर क्या है, चपटी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या ग्रहों का निर्माण नेबुला से अलग हुए 9 छल्लों के समस्त पदार्थों के 9 गांठों के रूप में समूहन के कारण हुआ है, या ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकले मौलिक एक छल्ले से पुनः निकले 9 छल्लों के समस्त पदार्थों के अलग अलग समूहन के कारण हुआ है, या ग्रहों का निर्माण ग्रह अणुओं के समूहन के कारण हुआ है? तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छे, इसमें भी एक ऑप्शन कट हो गया है, इसके लिए प्रकाश क्लासेस बेहद शर्मिंदा है। मैं ये आपको ऑप्शंस जो हैं वो डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा भैया, कमेंट में भी डाल दूंगा, इसके लिए सॉरी, बेहद सॉरी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी क्या है भैया? क्या 915 लाख मील, 945 लाख मील, 1 मिनट, 945 लाख मील या 930 लाख मील या 901 लाख मील? तो कितनी है? बिल्कुल मील में बतानी है, बिल्कुल कोई भी ढिलाई नहीं भैया, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अरे प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को। 930 लाख मील है भैया इसकी दूरी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? क्या शुक्र, शनि, बृहस्पति या अरुण? तो हम आपको बता दें, बृहस्पति के भैया सबसे ज़्यादा ग्रह हैं, लेकिन अभी जो हाल में अध्ययन हुआ है भैया, उसमें शनि के सबसे ज़्यादा ग्रह पाए गए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो सबसे चमकीला ग्रह भैया शुक्र ग्रह है। सांझ और भोर का तारा पूछा जाए तो भी शुक्र ग्रह है। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किस ग्रहों के बीच स्थित है? ठीक है, ये आपके ग्रह हैं, इनके कहीं ना कहीं बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट और क्षुद्र ग्रह, क्या भैया? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। वो ग्रह कौन से हैं जिनके बीच ये चीज़ें पाई जाती हैं? क्या बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति अरुण, बृहस्पति शनि या बृहस्पति मंगल के बीच? तो हम आपको बता दें भैया, ये बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। ये आपका मंगल है और ये आपका बृहस्पति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित है? ये आपके सूर्य है, ठीक है, फिर ये बुध ग्रह है, फिर ये आपका शुक्र है, फिर ये पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर आता है वरुण। ठीक है, ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे करके अपनी अपनी कक्षाओं में भैया बिल्कुल वृत्ताकार कक्षाओं में ये गति कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके सन है। तो आपसे पूछा जाए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह तो ये बुध होता है। ठीक है,
फिर ये शुक्र है, शुक्र को सांझ का तारा और भोज का तारा। ये पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं। ये मंगल है और ये बृहस्पति है। ये शनि है आपका, और ये अरुण है, और ये वरुण है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है ये आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेथिस सागर नामक भूसन्नति के दक्षिणी तट पर निम्न में से कौन सा था? गोंडवानालैंड, लारेशिया, अरेबियन शील्ड या साइबेरियन शील्ड? तो भैया कमेंट करना कौन था। बिल्कुल, आपसे पूछा जाए गोंडवानालैंड कहाँ है भैया, तो उत्तरी अमेरिका। कहाँ भैया? उत्तरी अमेरिका। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में गोंडवानालैंड है। और कहीं भी पाया जाता है? बिल्कुल ग्रीनलैंड में। ठीक है, लारेशिया पूछा जाए तो ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण अमेरिका से लेकर उत्तर अमेरिका तक ये है। ठीक है, बिल्कुल भैया। और आपसे साइबेरियन पूछा जाए, ये एशिया में पाया जाता है, ये एशिया में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और आपको अरेबियन शील्ड बताना है कहाँ है। फिलहाल टेथिस सागर पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो टेथिस सागर की आप बात करते हैं तो कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल कमेंट करना 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भैया, बिल्कुल गोंडवानालैंड उत्तरी अमेरिका का, और ग्रीनलैंड में भी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेलर ने अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत का शुभारंभ कब किया? क्या ट्राइसिक युग से, जुरैसिक युग से, कैम्ब्रियन युग से या क्रेटेशियस युग से? हम आपको बता दें भैया, टेलर ने, आपसे पूछा जाए कि स्थल विस्थापन सिद्धांत का शुभारंभ किसने किया, तो टेलर वैज्ञानिक थे। ठीक है, या टेलर ने किस सिद्धांत का विस्थापन किया, तो स्थल विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, ये कब से किया, तो ये बताना है इस क्वेश्चन में। पूछे गए क्वेश्चन है बिल्कुल क्रेटेशियस युग से भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? होम्स, एफ.बी. टेलर, कोबर या सोलार्स? तो अभी हमने आपको बताया एफ.बी. टेलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने 1858 में अपना मत प्रवाह के विषय में व्यक्त किया था? एडवर्ड स्वेस, फ्रेड, ओंटोनियो सीडन या ग्रेगरी? तो 23 का राइट आंसर कमेंट करना। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ओंटोनियो सीडर भैया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.5 अरब वर्ष या 180 करोड़ वर्ष? ये करोड़ है क्या? टाइपिंग ने आज तो वीडियो में बहुत ही मिस्टेक की है भैया, इसके लिए प्रकाश क्लास बेहद शर्मिंदा है। 225 करोड़ वर्ष या 195 करोड़ वर्ष? तो पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.5 अरब वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेथिस सागर नामक भूसन्नति के उत्तरी तट निम्न में से कौन थे? गोंडवानालैंड, अरेबियन शील्ड, अंगारा लैंड या साइबेरियन लैंड? तो हमने अभी आपको बता दिए कि ये लैंड कहाँ कहाँ हैं, इन्हें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। फिलहाल 25 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करना भैया। बिल्कुल, अंगारा लैंड कहाँ पाया जाता है? जो जिसने मेरी ये वीडियो देखी है वो बिल्कुल मुझे कमेंट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अल्पाइन पर्वत का निर्माण कब हुआ था? क्या कैम्ब्रियन युग में, क्या पूर्व कैम्ब्रियन युग में, पर्मियन युग में या टर्शियर युग में? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, टर्शियर युग में भैया अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल बहुत अच्छे, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? कैरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट या स्केसिया प्लेट? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भैया। नजका प्लेट है भैया जो दक्षिणी अमेरिका प्लेट के साथ
एंडीज पर्वत के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीन मोड़दार पर्वत नहीं है? आल्पस, एंडीज, अपलेशियन या रॉकीज? तो आल्पस पर्वत कहाँ है भैया? मध्य यूरोप में है ये। कहाँ? मध्य यूरोप में, मध्य यूरोप में है। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए इसकी, ऊंची चोटी पूछी जाए आपसे, ऊंची चोटी इसकी क्या होगी भैया? कमेंट करना। बिल्कुल, माउंट ब्लैक। कौन? माउंट ब्लैक। ठीक है। जो कहाँ पाई जाती है? फ्रांस में, फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर एंडीज पर्वत आपसे पूछा जाए तो ये दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है साथियों, दक्षिण अमेरिका में। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? रॉकीज पर्वत पूछा जा रहा है। तो रॉकीज उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिलहाल नवीन मोड़दार पर्वत जो नहीं है वो आपसे पूछा गया है, तो अपलेशियन है ये। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? कमेंट करना भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एंडीज पर्वत किसका एक उदाहरण है? क्या अवशिष्ट पर्वत का, बृहस्पति पर्वत का, वलित पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत का? तो 29 का वलित पर्वत है भैया, ये भी ध्यान रखेंगे, एंडीज पर्वत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, माउंट एटना पूछा गया है आपसे। 30 नंबर का राइट आंसर सिसिली द्वीप है भैया। द्वीप क्या होते हैं ये आप बताइए। ठीक है, मैं आपको बता दूं भैया, ऐसा स्थल, ये आप स्थल मान लीजिए, ऐसा स्थल। ठीक है, 1 मिनट, ये स्थल है। आपसे पूछा जाए द्वीप, तो ऐसा स्थल जो चारों तरफ जल से घिरा हो भैया, जल से घिरा हो, उसे ही हम द्वीप कहते हैं। चारों तरफ जल से घिरे हुए स्थल को हम द्वीप कहते हैं। ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, पुनर्यौवन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाचक है? क्या ज्वालामुखी उद्गार का, निक्षेपण द्वारा किसी स्थल खंड का ऊपर उठना, किसी स्थल खंड का उत्थान या किसी स्थल खंड का निमज्जन? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करना। वेरी गुड, यानी किसी स्थल खंड का उत्थान ही भैया पुनर्यौवन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भ्रंश का मुख्य कारण क्या है? हिमनद कार्य, तनाव, गुरुत्वाकर्षण बल या भूस्खलन? भ्रंश क्या होता है ये भी आपको बताना है। भ्रंश तल भ्रंश वह तल भैया, वह तल, ये आप ध्यान रखना। भ्रंश की परिभाषा लिख रहा हूं, वह तल, 1 मिनट, इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना आप। बिल्कुल, वह सतह, भ्रंश वह सतह है, वह सतह है, ठीक है, जिसके सहारे, वन मिनट, जिसके सहारे, जिसके सहारे से चालन होने से, जिसके सहारे से चालन होने से, चालन होने से चट्टानों का, चट्टानों का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, उसी को भैया हम भ्रंश कहते हैं। तो भ्रंश का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या हिमनद कार्य, तनाव, गुरुत्वाकर्षण बल या भूस्खलन? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा?
तनाव ही भैया भ्रंश का मुख्य कारण है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सैन एंड्रियास भ्रंश किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? पार्श्वसय भ्रंश को, सामान्य भ्रंश को, व्युत्क्रम भ्रंश को, या इनमें से कोई नहीं? सैन एंड्रियास एक भी भ्रंश है, तो ये किसका उदाहरण है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये पार्श्वीय भ्रंश का है। ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन है भैया, कहीं मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए गए हैं, जो पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। बस आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए भैया, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त में कराने वाला है। अगला क्वेश्चन, जिस तल के सहारे स्थल खंडों का संचलन होता है उसे क्या कहा जाता है? अभी हमने पीछे आपको बताया, क्या रिफ्ट घाटी, भ्रंश तल, भ्रंश कगार या रेखा? तो हमने बताया भैया संचलन होता है तो उसे भ्रंश तल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जब किसी बलन की एक भुजा अत्यधिक संपीड़न के कारण टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ये भैया लिखा हुआ है अवनमन बलन। ठीक है, चलो, क्या नापे कहते हैं, क्या प्रतिबलन कहते हैं, क्या श्यान बलन कहते हैं, या अवनमन बलन कहते हैं? तो क्या कहेंगे भैया, जब किसी बलन की एक भुजा अत्यधिक संपीड़ित होकर के टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाए तो उसे तो आप भैया नापे कहते हैं। ये नापे की परिभाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बलित क्षेत्र में अभिनटिक कटक और अपनिटिक घाटी के विकास को कहते हैं? घाटियों और कटकों की समांतर पट्टी, अपघर्षण वेदी, या उच्चावच प्रतिलोमन की स्थलाकृति, कटक और घाटी? तो 36, बिल्कुल, वेरी गुड, अपघर्षण वेदी कहा जाता है बलित क्षेत्र में अभिनटिक कटक और अपनटिक घाटी के विकास को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसलैंड का ज्वालामुखी नहीं है? आइसलैंड का ज्वालामुखी नहीं है, क्या लाकी, कटमई, सर्टसे या हैकला? तो 37, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट है भैया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। उसे हम क्या कहते हैं भैया? कटमई कहते हैं। आइसलैंड का ज्वालामुखी नहीं है, वो है कटमई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंडोनेशिया का ज्वालामुखी नहीं है? क्या टैम्बोरा, रिंदजानी, इराजू या सेमेरू? तो बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छे, इराजू जो है आपका इंडोनेशिया का ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? क्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो 39, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ऐसा एक भैया महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कीजिए, किलिमंजारो कहाँ की एक मृत ज्वालामुखी है? क्या मोजाम्बिक की, मेडागास्कर की, इथियोपिया की या तंजानिया की? तो किलिमंजारो आपका कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल, कहाँ? तंजानिया की भैया, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट, बहुत अच्छे। अगर आपसे मोजाम्बिक पूछा जाए भैया, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे मोजाम्बिक आपका कहाँ पाया जाता है। ये आपका ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये आपका फिलीपींस में पाया जाता है। कहाँ? फिलीपींस में, फिलीपींस में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मेडागास्कर पूछा जाए तो ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका में स्थित है। ठीक है साथियों, और इथियोपिया पूछा जाए तो ये भी आपका अफ्रीका में है। ठीक है, और तंजानिया आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भैया, पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्या फिलीपींस में, जापान में, म्यांमार में या कंबोडिया में? तो फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी है? अभी आपको हमने पीछे ही बताया था भैया, बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल अभी बताया। कौन सा? मोजाम्बिक है। कौन सा? मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक है।
ठीक है। मोजाम्बिक कहाँ है? फिलीपींस में। और जापान में आपसे पूछा जाए तो फूजियामा। कौन सा? फूजियामा, फूजियामा, फूजियामा। ठीक है साथियों, ये आपका पंजाब में है। ठीक है। और म्यांमार में आप कमेंट कीजिए। कंबोडिया में कौन सा है? कंबोडिया में भैया कौन सा है? बिल्कुल प्लेई स्टोनिक, ये आपका कंबोडिया में पाया जाता है। ठीक है। पोपा जलमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बिल्कुल वेरी गुड, ये आपका म्यांमार में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये आपका जल वाष्प जो है ज्वालामुखी के उद्गार में सबसे ज़्यादा निकलता है। अगला क्वेश्चन कहता है ताजे निष्कासित लावा का तापमान कितना होता है? ज्वालामुखी से अगर निकलता है तो लावा निकलता है भैया, उसका टेम्परेचर पूछा गया है तो उसका टेम्परेचर 100 से 300 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 300 से 600 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य या 1200 से 1800 डिग्री सेल्सियस के मध्य। तो ये हम आपको बता दें भैया, 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। हम ज़्यादा भैया लाइक करने को नहीं बोलते हैं, 2-1 बार ही वीडियो में बोलते हैं और किसी ने भी भैया लाइक नहीं की। क्या वीडियो पसंद नहीं लग रही है? इतने सारे लोगों ने ये वीडियो देखी है, अरे एक तो लाइक बनता है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? क्या वल्केनो, स्ट्राम्बोली या विसुवियस या एटना? तो हम बताएं आपको, बिल्कुल वल्केनो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वल्केनो पूछा जाए तो ये आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आपका वल्केनो पाया जाता है। ठीक है भैया। और स्ट्रोम्बोली आपसे पूछा जाए तो स्ट्रोम्बोली कहाँ पाया जाता है? इटली में पाया जाता है। कहाँ? इटली में पाया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे भाई और बहनों को समझ में आ रहा होगा। और विसुवियस भी आपका इटली के कहाँ पाया जाता है? पल्स खाड़ी में। कहाँ? पल्स खाड़ी में, इटली के पल्स खाड़ी में, पल्स खाड़ी में। ठीक है, राइटिंग के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। ठीक है साथियों। और इसमें से ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहाँ कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये आपका स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रभा से होता है? लहर, तुषार सर्पण, मलबा बहा या मलबा स्खलन? तो 45 का राइट आंसर मलबा बहा होगा। अगला क्वेश्चन, गलित आग्नेय पदार्थ किसे कहा जाता है? मेंटल, मैग्मा, सीएल या सीमा को? तो 46 का राइट आंसर होगा मैग्मा को भैया गलित आग्नेय पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूपर्पटी के पूरे आयतन का लगभग कितना प्रतिशत अवसादी चट्टान है? क्या 95%, 65%, 35% या 5%? तो 45, बिल्कुल 47 का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यानी 65% भैया भूपर्पटी के ऊपर आयतन का लगभग अवसादी चट्टान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन का? कमेंट तो करना भैया। बिल्कुल, प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? डाइक, लाइकोलिथ, सिल या परपोषित शंकु? क्या होगा? बिल्कुल, प्राप्ति अवस्था के आधार पर स्थलाकृति अन्य से भिन्न है भैया, ये परपोषित शंकु जो है ये बिल्कुल भिन्न है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज का अवसादी शैलों के साथ साहचर्य नहीं है? कोयला, हेमाइट्स, अभ्रक या खनिज तेल? तो अवसादी शैलों के साथ साहचर्य नहीं होता है, वो आपका है अभ्रक। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अल्प अम्ल आग्नेय शैलों में
किसका प्रतिशत अधिक होता है? लौह का, सिलिका का, कॉटज का या इनमें से किसी का नहीं। तो 50 नंबर का सिलिका का भैया अम्ल आगन्य शैलों में प्रतिशत अधिक होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई भैया तो लाइक कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में, कोई भी चार्ज नहीं भैया। बिल्कुल प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को अपना। जय हिंद साथियों।